कर दियो फोन। जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग अपन देख रहे थे, इसमें प्रजनन के प्रकार या प्रजनन के तरीके। रिवीजन के तौर पे प्रजनन कितने प्रकार का बताया था? सबसे पहले तो 2 प्रकार का, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग के अंदर 2 प्रकार का बताया था, एक तो क्लोज इनब्रीडिंग, दूसरा लाइन इनब्रीडिंग। दूसरे बात करें तो आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग में 6 प्रकार के मैंने आपको प्रजनन के तरीके बताए थे। इसके अंदर सबसे पहले तो प्योर ब्रीडिंग हो गया, लाइन क्रॉसिंग हो गया, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और ग्रेडिंग अप। पांचों तरीका अपन देखेंगे ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा के अगली संतति में पेश करना। किसी भी चीज़ को बढ़ा के अगली संतति में पेश करना। जैसे कि मान लो इसके अंदर क्या किया जाता है, ग्रेडिंग अप में किसी ऐसी फीमेल का चूज किया जाता है, ऐसी फीमेल का चयन किया जाता है जिसके बारे में अपन को कुछ भी मालूम नहीं है। जैसे कि मान लो कोई अपने देसी गाय की बात करें, देसी गाँव की बात करें तो देसी गाँव में ऐसी गाय का अपन चयन कर लेते हैं जिसके बारे में अपन को कुछ भी मालूम नहीं है। गैर विवर्णीय प्राणी, जिसको बोला जाता है गैर विवर्णीय प्राणी। गैर विवर्णीय मादा, अपन इसमें काऊ की बात करते हैं। गैर विवर्णीय मादा, इसका अपन संकरण करवाते हैं। इसका क्रॉस किसे करवाएंगे? एक विवर्णीय विदेशी नस्ल के विवर्णीय विदेशी नस्ल के नर से, विदेशी नस्ल के नर से इसका क्रॉस करवाते हैं। कि क्यों करवाते हैं? क्योंकि देखो इसके बारे में तो अपन कुछ भी मालूम नहीं है कि इसका पेरेंट्स क्या है, इसकी प्रोजेनी क्या है, या ये कितना दूध देती है, कितना इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है, पिछली ब्याह में इसका कितना मिल्क प्रोडक्शन था, या इसके अलावा इसके पेरेंट्स का कितना था, वो सब चीज़ें इसके बारे में अपन कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे नर की, विवर्णीय विदेशी नर, जिसके बारे में अपन को सब कुछ मालूम है कि इसके पेरेंट्स कौन थे, इसके माता कितना दूध देती थी, इसके जो फादर था उसका सीमन प्रोडक्शन कितना था, वो सब अब इसके बारे में अपन को मालूम है। अब इसका क्रॉस करवाते हैं एक गैर विवर्णीय मादा से विवर्णीय विदेशी नस्ल के नर का क्रॉस करवाते हैं। ये क्रॉस जो है ये 5 से 6 पीढ़ियों तक करवाया जाता है। कितनी पीढ़ियों तक? 5 से 6 पीढ़ियों तक करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? ताकि यहाँ पे नस्ल सुधार हो सके। नस्ल सुधार के लिए, नस्ल सुधार के लिए ये क्रॉस करवाया जाता है। नस्ल सुधार का मतलब होता है कि इसके अंदर अपन को वांछित लक्षण उपस्थित है। विदेशी जो नर है इसके अंदर क्या है? वांछित लक्षण उपस्थित है। वांछित लक्षण वो लक्षण होते हैं जो अपने लिए उपयोगी है, या कह सकते हैं कि ये जो काऊ है इसके लिए उपयोगी है, केटल के लिए जो पशु है उसके लिए उपयोगी है। सही है। इस विदेशी नस्ल के नर में इसमें वो जीन उपस्थित है, अधिक दुग्ध देने वाले जीन उपस्थित हैं, क्योंकि इसकी माता ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर रही थी। सही है। इससे जो पिता था वो अधिक सीमन प्रोडक्शन कर रहा था, तो उसके गुण भी इसमें इसके अंदर उपस्थित है। और वातावरण में रहने के प्रति प्रतिरोधी भी है ये। सही है। इसके अलावा रोगों से लड़ने की क्षमता भी इसमें ज़्यादा है। ये सारे लक्षण इसके अंदर उपस्थित है, ये चीज़ अपन को पता है। सही। तो इसका क्रॉस किससे करवाएंगे? गैर विवर्णीय मादा से, जिसके बारे में हमको कुछ भी मालूम नहीं है। अपन ने ऐसे ही इस नस्ल को पकड़ा है और इनका आपस में संकरण करवाएंगे, और संकरण करवाएंगे 5 से 6 पीढ़ियों तक। 5 से 6 पीढ़ियाँ, जैसे कि 5 से 6 पीढ़ियाँ यहाँ पे मान लो मादा प्राप्त होती है। सही है। यहाँ पे फीमेल प्राप्त होती है। इन दोनों के क्रॉस करवाते हैं तो फीमेल प्राप्त होती है। फिर इसका क्रॉस वापस किससे करवाएंगे? इस नर से। फिर जो संतति प्राप्त होगी, मान लो मादा प्राप्त होती है, ठीक है, उसका क्रॉस फिर वापस इससे कराएंगे। ऐसा संकरण जो है ये 5 से 6 पीढ़ियों तक अपन कराते रहते हैं। ये संकरण जो है ये 5 से 6 पीढ़ियों तक कराते हैं। और 5 से 6 पीढ़ियों बाद अपन देखेंगे, 5 से 6 पीढ़ियों बाद अपन देखेंगे कि इसमें जो गैर विवर्णीय मादा थी उसकी जो संतति प्राप्त होती है, उस संतति के अंदर अपन को इस विदेशी नर के जो लक्षण उपस्थित दिखाई देंगे।
जो अपन ने चूज किया था, जिस नर का अपन ने चयन किया था, यहाँ पे जिस नर का सिलेक्शन अपन ने किया था, उस नर के जो लक्षण है वो इसकी पीढ़ी में 5 से 6 पीढ़ियों के बाद जो भी मादा या नर प्राप्त होता है उसमें इस विदेशी नर के लक्षण इसमें दिखाई देंगे। इसके लिए गैर विवर्णीय मादा के अंदर गैर विवर्णीय देसी नस्ल, गैर विवर्णीय देसी नस्ल के अंदर विदेशी नस्ल की वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए ग्रेडिंग अप किया जाता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं इसके अंदर की शुद्ध लक्षण प्राप्त करने के लिए या शुद्ध जीन प्राप्त करने के लिए, शुद्ध जीन प्राप्त करने के लिए किसी भी गैर विवर्णीय मादा के अंदर शुद्ध जीन प्राप्त करने के लिए अपन को क्या कराना पड़ता है, कौन सा क्रॉसिंग कराना पड़ता है, ग्रेडिंग अप। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शुद्ध जीन जो है या शुद्ध नस्ल या शुद्ध जीन प्राप्त करने के लिए अपन को क्या किया जाता है, ग्रेडिंग अप। मतलब अशुद्ध नस्ल से अपन को शुद्ध नस्ल प्राप्त करनी है, एक ही नस्ल, जैसे कि 5 से 6 पीढ़ियों तक कराएंगे तो ज़्यादातर लक्षण जो होते हैं लगभग इसमें 99.99% जो लक्षण है वो इसमें विदेशी जो विदेशी नल है उसके लक्षण इसके अंदर आ जाएंगे। सही है, तो एक ये हो गया गैर विवर्णीय हो गई, जिसके बारे में अपन को कोई भी चीज़ इसके बारे में मालूम नहीं है, इसके बारे में सारी चीज़ें अपन को मालूम है। तो इसके लक्षण अगर अपन को किसी जीव के अंदर लाना है तो उसके लिए अपन को क्या कराना पड़ेगा, ग्रेडिंग अप। तो ये हो गया ग्रेडिंग अप। नेक्स्ट इसका टाइप आता है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेडिंग अप के अंदर भी स्पीसीज समान होती है, केवल नस्ल अलग अलग होती है। ध्यान रखना, केवल नस्ल जो है वो अलग अलग होती है, बाकी स्पीसीज सेम होती है। इसके अंदर काऊ का क्रॉस बैल से नहीं करवाएंगे, किसी दूसरी स्पीसीज से नहीं करा सकते। छठा है इसका टाइप स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या करवाया जाता है, इसमें 2 स्पीसीज होती है अलग अलग, उनका क्रॉस करवाया जाता है। मतलब इसके अंदर नस्ल तो छोड़ो, स्पीसीज जो है वो ही अलग होती है, स्पीसीज ही डिफरेंट होती है। स्पीसीज ही डिफरेंट होगी तो नस्ल की कोई बात ही नहीं आती, यहाँ पे ब्रीड की तो कोई बात ही नहीं आती। बाकी जो भी अपन ने क्रॉस देखे उनके अंदर सबके अंदर स्पीसीज समान थी, बाकी किसी में नस्ल अलग थी या किसी में सेम नस्ल के बीच में अपन क्रॉस करवा रहे थे। सही है, और बाकी कई जो क्रॉस अपन ने देखे उनके अंदर नस्ल अलग थी, ब्रीड अलग अलग थी। यहाँ पर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो स्पीसीज है वही अलग हो जाती है। इसके अंदर जो क्रॉस करवाया जाता है वो कई जीवों के बीच में क्रॉस करवा के इसको बनाया गया है। इसमें जो कई जीव ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा अधिक सक्षम थे, कोई कार्य करने में ज़्यादा अधिक सक्षम थे, वो चीज़ें अपन देखेंगे। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं, कई एग्जाम्पल हैं। देखो सबसे पहले तो खच्चर, जिसको म्यूल बोला जाता है, इसका क्रॉस किससे करवाया जाता है, खच्चर कैसे बनता है। देखो मेल टंकी इसका क्रॉस किससे करवाते हैं, फीमेल हॉर्स से। फीमेल हॉर्स से मेल टंकी का क्रॉस फीमेल हॉर्स से करवाते हैं तो क्या बनता है, खच्चर बनता है। ये जो खच्चर है, म्यूल है, इसकी कार्य क्षमता इन दोनों से अधिक है। इसकी कार्य क्षमता जो म्यूल है, इसकी कार्य करने की क्षमता जो होती है वो डंकी और हॉर्स दोनों से ज़्यादा होती है। सही है, तो इसका क्रॉस किससे करवाते हैं, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स से। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इनको कई बार पूछा गया है कि जो म्यूल है वो किन किन जीवों से या किन किन चीज़ों से, किन किन पशुओं से बनाया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्पीसीज डिफरेंट होती है। अब देखो यहाँ पे ये डंकी एक अलग स्पीसीज है और हॉर्स जो है वो अलग स्पीसीज है। यहाँ पे जो स्पीसीज है वही डिफरेंट हो रही है, वही अलग अलग हो रही है। इसका क्रॉस करवाते हैं। ये हिंदी में देखो, ये हो गया, ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया इसका। दूसरा एग्जाम्पल
हिन्नी। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, हिन्नी। हिन्नी कैसे बनाई जाती है, देखो मेल हॉर्स, इसका क्रॉस किससे करवाया, फीमेल डंकी। इसका क्रॉस किससे करवाया, फीमेल डंकी। इनको चेंज कर दिया। यहाँ पे म्यूल के अंदर क्या हो रहा था, म्यूल के अंदर जो डंकी था वो मेल था, सही है, हॉर्स इसमें था वो फीमेल थी, सही है। यहाँ पे इसको जस्ट उल्टा कर दिया हिंदी के अंदर। यहाँ पे हॉर्स जो है यहाँ पे फीमेल था, इसमें इसके अंदर इसको मेल लेंगे, बल्कि यहाँ पे जो डंकी था वो यहाँ पे मेल था और यहाँ पे फीमेल लेंगे, सही है। तो इनको दोनों को जस्ट उल्टा कर दिया और उससे प्राप्त जो संतति है वो क्या कहलाई, हिन्नी। तीसरा इसका एग्जाम्पल है लाइगर। लाइगर, देखो इनको याद रखने का तरीका, अब ये तो दोनों को म्यूल और हिन्नी ये तो आपको याद रखने हैं। म्यूल किससे बनाया जाता है, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स से। हिन्नी किससे बनाई जाती है, मेल हॉर्स और फीमेल डंकी। याद करने का तरीका यहाँ पे देखो, हमेशा जो नर है मेल है उसका नाम पहले लिखा जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मेल है क्रॉस के अंदर मेल है जो उसका नाम पहले लिखा जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो मेल है उसका नाम क्रॉस के अंदर पहले लिखा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेल डंकी पहले लिखा, फीमेल बाद में लिखा, मेल पहले लिखा, फीमेल बाद में लिखा। तो इसको याद करने का तरीका देखो, यहाँ पे इसको तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, म्यूल को मेल डंकी और फीमेल हॉर्स। यहाँ पे आपको याद रखना है, देखो एच आ रहा है सबसे पहले, इसके नाम में क्या आ रहा है, एच, सही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई। हॉर्स का तो पहला अक्षर ले लिया, सही है, हिन्नी हो गया एच, और डंकी का वाई ले लिया, एच हॉर्स का एच, डंकी का वाई। इसके आधार पर क्या नाम पड़ा, हिन्नी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एच पहले आ रहा है मतलब यहाँ पे मेल कौन है, हॉर्स। एच पहले आ रहा है मतलब मेल कौन है, हॉर्स, सही है। यहाँ पे वाई बाद में आ रहा है मतलब फीमेल कौन है, डंकी। ऐसे आपको याद रखना है इसको। लाइगर, लाइगर देखो लोयन और टाइगर, लोयन और टाइगर से इसको बनाया जाता है, लोयन। देखो यहाँ पे लोयन का क्रॉस करवाया जाता है टाइगर से, क्योंकि इसके नाम में पता लग रहा है LIGER, लाइगर मतलब लोयन का तो LI ले लिया और लास्ट में ER मतलब GER किसका लिया है, ये टाइगर का, सही है। लोयन का क्या लिया है, LI, GER किसका लिया है, टाइगर का। अब यहाँ पे मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, ये कैसे पता करें, पहले नाम किसका है, लोयन का। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेल होता है उसको पहले लिखा जाता है, तो ये लोयन है, मेल है, लोयन मेल। GER मतलब टाइगर बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये फीमेल है, ये हो गया फीमेल। ऐसे आपको ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो। चौथा इसका टाइप है याटल। देखो याटल का मतलब होता है याक, याक हो गया और एक हो गया केटल, सही है। याक, इसका क्रॉस किससे करवाया, केटल से। तो इन दोनों के नाम से क्या पड़ा, येटल। YA किसका लिया है, याक का यहाँ पे, और TTLE किसका लिया है, केटल का, सही है लास्ट में। अब यहाँ पे मेल फीमेल कौन सा है, YA पहले आ रहा है मतलब याक यहाँ पे मेल है और केटल यहाँ पे फीमेल है। अगला एग्जांपल टिगोन। टिगोन ये किससे बना है, देखो यहाँ पे अपने लाइगर बोला था मतलब लोयन मेल है और टाइगर जो है फीमेल है, नाम के हिसाब से पता चल रहा है। अब ये जो है टिगोन ये जस्ट इसका उल्टा है, देखो टाइगर में TI आ रहा है मतलब TIG आ रहा है टाइगर में, तो TIG यहाँ पे, और लोयन जो होता है उसके लास्ट में क्या आता है, ON, तो यहाँ पे ON जोड़ दिया, मतलब यहाँ पे मेल तो क्या हो गया टाइगर,
इसका क्रॉस करवाते हैं फीमेल लोयन से, इसका क्रॉस किससे करवाते हैं? फीमेल लोयन से। ये हो गया। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है याकलो। नेक्स्ट एग्जांपल है याकलो। अब देखो यहाँ पे YAK मतलब याक, और ALO किस में आता है? बफेलो में। ALO किस में आता है? बफेलो। तो याक, इसका क्रॉस करवाएंगे किससे? बफेलो से। यहाँ पे बफेलो क्या है? फीमेल। यहाँ पे याक क्या है? मेल। ये एग्जांपल हो गए किसके? स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन। इन सब जीवों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है हाइब्रिड। इन जीवों को क्या बोला जाता है? जैसे कि यहाँ पे खच्चर हो गया, हिन्नी, लाइगर हो गया, याटल हो गया, टिगोन हो गया, येकेल हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कहलाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्पीशीज से इनको क्रॉस करके बनाया गया है। किनसे? अलग अलग स्पीशीज चेन से क्रॉस करके बनाया गया है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हाइब्रिड। मतलब इसके अंदर दोनों के लक्षण मौजूद है। जो ये म्यूल है इसके अंदर डंकी के लक्षण भी मौजूद है और साथ में हॉर्स के लक्षण भी इसके अंदर मौजूद है। यानी कि इसका मतलब है कि जो म्यूल है उसमें डंकी का लक्षण कैसे कि ये ज़्यादा परिश्रम कर सकता है, ज़्यादा मेहनत कर सकता है। हॉर्स का इसलिए क्योंकि थकेगा नहीं, इसके अंदर पावरफुल मसल्स पाई जाती है। दोनों के लक्षण हो गया। तो जो म्यूल होता है वो डंकी और हॉर्स दोनों से कार्य क्षमता में दोनों से ज़्यादा, या अपन कह सकते हैं ज़्यादा उच्च होता है। कार्य क्षमता में दोनों से ज़्यादा आगे होता है। मतलब इसके अंदर डंकी के भी लक्षण है, इसके अंदर हॉर्स के भी लक्षण है। डंकी का लक्षण मतलब अधिक कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता, और हॉर्स की मतलब उसमें मांसपेशियां ऐसी होती है जो जल्दी से नहीं थकती है। दोनों लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। आप इनको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन, ये इसको बोला जाता है चयनात्मक प्रजनन। चयनात्मक प्रजनन। चयनात्मक प्रजनन का मतलब होता है कि नर और मादा का चयन करके उसके बाद में अगर इनका क्रॉस करवाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? चयनात्मक प्रजनन। क्या कहलाता है? चयनात्मक प्रजनन। जैसे कि अपन इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की बात करें चयनात्मक प्रजनन की, तो लाइन इनब्रीडिंग, सही है। लाइन इनब्रीडिंग, लाइन इनब्रीडिंग में मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या किया जाता है? एक चयन किया जाता है, एक नर का चयन किया जाता है। किसका चयन किया जाता है? एक जीव का चयन किया जाता है। चयन करने के बाद आगे संतति से संतति जो भी आगे पीढ़ी टू पीढ़ी अगर आपको प्राप्त होती है, सही है, उनका क्रॉस किससे करवाया जाता है? किस चयन किए हुए पशु से वापस इनका बार बार क्रॉस करवाया जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया? चयनात्मक प्रजनन हो गया, सही है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्लोज इन ब्रीडिंग। एक ही फैमिली के अंदर आपस में अगर क्रॉस करवाया जाता है तो उनको बोला जाता है क्लोज इन ब्रीडिंग। तो ये भी एक प्रकार से चयनात्मक हो गया, क्योंकि इसमें जो फैमिली है वो चयनात्मक होती है। चयन करने के बाद ही उनका सिलेक्शन किया जाता है और उनका प्रजनन करवाया जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? चयनात्मक प्रजनन का एग्जाम्पल हो गया। आउटक्रॉसिंग,
आउटक्रॉसिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था। आउटक्रॉसिंग इसमें क्या किया जाता है, असंबंधित नस्लों का आपस में क्रॉस करवाया जाता है। जिनके पूर्वज जो होते हैं, इनके पूर्वज 4 से 6 पीढ़ियों तक, 4 से 5 पीढ़ियों तक की कोई समानता नहीं रखती। 4 से 5 पीढ़ियों तक कोई समानता नहीं रखते। ऐसे प्रजनन को क्या बोला जाता है, आउट क्रॉसिंग। तो इसमें जो नस्लें जो है, अपन असंबंधित नस्लें हैं, उनका पहले चयन किया जाता है, और चयन करने के बाद ऐसे नस्लों का चयन किया जाता है कि उनके पूर्वज जो होते हैं वो 4 से 5 पीढ़ियों तक आपस में कोई समानता नहीं रखने चाहिए। ऐसे 2 जीवों का अपन यूज करेंगे या चयन करेंगे, चयन करने के बाद इनका क्रॉस करवाएंगे, इसको बोला जाता है आउट क्रॉसिंग। तो ये एग्जाम्पल हो गया आउट क्रॉसिंग का। सबसे पहले कृत्रिम चयन, इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने। इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन ने अपना एक सिद्धांत दिया था प्राकृतिक चयन का। कौन सा सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक चयन। कौन सा सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का मतलब होता है कि इस प्रकृति में जो भी जीव है वो अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल होगा तभी वो जीवित रह पाएगा, नहीं तो वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब प्रकृति उसका चयन करती है, सही है। प्रकृति उस जीव का चयन करती है कि ये वो इस प्रकृति में रहेगा या नहीं रहेगा, इसको बोला जाता है प्राकृतिक चयन। इसके विपरीत जस्ट उल्टा क्या होता है, कृत्रिम चयन। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन का मतलब होता है कि मानव के द्वारा चयन करके उसका आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो उसको बोला जाता है कृत्रिम चयन। यानी कि उसके लक्षणों के आधार पर, उसके पेरेंट्स के लक्षणों के आधार पर, उसके जो भाई बहन हैं उनके लक्षणों के आधार पर एक पशु का चयन किया जाता है, सही है। उन लक्षणों के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर उसका चयन किया जाता है कि ये क्रॉसिंग प्रजनन करने के लायक है या नहीं है। ऐसे गुण उसमें देखे जाते हैं कि जो अगली पीढ़ी में अपन को चाहिए, ऐसे वांछित गुण जो अगली पीढ़ी में अपन को चाहिए, ऐसे लक्षणों का चयन किया जाता है। और ऐसे लक्षणों का चयन करके उस पशु का चयन किया जाता है, जिसे बोला जाता है कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन का सबसे पहले प्रयोग किया था चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन के विरुद्ध। इसलिए प्राकृतिक चयन के विरुद्ध इसका उपयोग किया गया था। पादप जगत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पादप जगत में भी कृत्रिम चयन का उपयोग किया जाता है। कैसे, जैसे कि अगर फसल की बात करें, किसी फसल की बात करें तो फसल के अंदर 2 प्रकार के पौधे होते हैं। एक तो खरपतवार, एक तो हो गया खरपतवार, एक हो गई फसल, सही है, जो फसल अपने उगाई है, सही है। तो जो किसान क्या करेगा, किसान चयनात्मक सिलेक्शन करेगा उनका कि इनमें कौन सा खरपतवार है और कौन सी उसके अंदर फसल है। अब फसल को रहने देगा और खरपतवार को नष्ट कर देगा। तो ये चीज कैसे की उसने, उसने सबसे पहले कृत्रिम चयन किया इस चीज का कि इसके अंदर कौन से लक्षण है, कैसा दिख रहा है, कैसे गुण इसके अंदर उपस्थित है। उसके बाद में उसका चयन किया और चयन करने के बाद में उसने पहचाना कि ये खरपतवार है और ये फसल है। इसके आधार पर उसने क्या किया, खरपतवार को अलग किया और फसल को रहने दिया। तो ये भी एक प्रकार का कृत्रिम चयन है। पशुओं के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। पशुओं में जैसे कि अगर बात करते हैं, अपन को कोई लक्षण चाहिए पशु के अंदर, उच्च उत्पादन देने वाली मादा या नर की बात करें तो जैसे कि ज़्यादा सीमन प्रोडक्शन करना, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करना, ज़्यादा मीट प्रोडक्शन करना, ज़्यादा एग प्रोडक्शन करना, ये लक्षण अपन पहले क्या करते हैं, इन लक्षणों का चयन करते हैं। इन लक्षणों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। चयन करने के बाद उस लक्षण के नर और मादा का चूज करते हैं, मादा का चयन किया जाता है, नर और मादा का चयन किया जाता है और उनका आपस में क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से कृत्रिम चयन है जो पशुओं के अंदर भी
किया जाता है। इसके अंदर किया जाता है, पशुओं के अंदर भी किया जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इसमें संकर ओज। इसको बोला जाता है हेटेरोसिस बोल सकते हैं इसको, या हाइब्रिड विग्योर। इसको क्या बोल सकते हैं, हेटेरोसिस। हेटेरोसिस। अब ये संकर ओज होता क्या है, इसके बारे में समझना। संकर ओज क्या होता है? संकर ओज का मतलब होता है कि प्राकृतिक चयन के बाद में, सॉरी कृत्रिम चयन के बाद में नर और मादा का चयन किया जाता है। नर और मादा का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। इनका आपस में क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। क्रॉस करवाने के बाद में संतति उत्पन्न होती है। क्रॉस करवाने के बाद में संतति उत्पन्न होती है। इस संतति के अंदर इन दोनों से, नर और मादा से ज्यादा लक्षण अगर उपस्थित हैं, यानी कि ये जो संतति उत्पन्न हो रही है, ये मादा हो या चाहे नर हो, ये संतति जो है ये अपने नर और मादा से जो है वो ज्यादा लक्षण पैदा कर रही है, ज्यादा अच्छे प्रकार का प्रोडक्शन दे रही है। सही है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये मादा जो है, सही है, ये मादा अगर 30 किलो दूध देती है, ये मादा केटल की बात करें तो 30 किलो दूध देती है, लेकिन यहाँ पे संतति उत्पन्न होती है मादा, और ये मादा मिल्क प्रोडक्शन में 40 लीटर दूध दे रही है। सही है। कितना लीटर दूध दे रही है, 40 लीटर दूध दे रही है। तो ये अपनी माता से ज्यादा ही तो है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है कि नहीं ज्यादा हो रहा। तो इस गुण को क्या कहा जाता है, इस गुण को बोला जाता है संकर ओज। सही है। मतलब प्रोडक्शन के अंदर कोई संतति अपने नर और मादा से अगर ज्यादा कैपेबल होती है, ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली अगर संतति उत्पन्न होती है, तो इस गुण को क्या बोला जाता है, इस गुण को बोला जाता है संकर ओज। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, म्यूल, खच्चर अपन ने एग्जाम्पल बताया था, उसको क्रॉस किससे करवाया था, तब ये खच्चर बना था। देखो मेल टंकी, इसका क्रॉस करवाया था फीमेल वोट से, फीमेल वोट से। अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो म्यूल है उसमें ज्यादा कैपेसिटी होती है कार्य क्षमता की। कार्य क्षमता इसकी अधिक होती है। किनसे कार्य क्षमता, यहाँ पे डंकी से और हॉर्स से, दोनों से मिलके कार्य क्षमता किसकी ज्यादा होती है, म्यूल की ज्यादा होती है, खच्चर की ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ज्यादा दे रहा है, मतलब उनको क्या चाहिए, डंकी क्या करता है, कोई भी भार वहन करने का काम करता है। सही है। हॉर्स क्या करता है, हॉर्स राइडिंग का काम करता है, मतलब तेज दौड़ने का काम करता है। और ये दोनों ही लक्षण अगर इसके अंदर उपस्थित हैं म्यूल के अंदर, तो ये ज्यादा कार्य क्षमता हुई कि नहीं हुई, इसकी खच्चर की या म्यूल की ज्यादा कार्य क्षमता हुई कि नहीं हुई। तो ये जो लक्षण है, यानी कि अपने माता पिता से अधिक प्रोडक्शन देना, अधिक ज्यादा लक्षण उत्पन्न करना, ये क्या कहलाता है, इस गुण को कहा जाता है संकर ओज। इस गुण को क्या कहा जाता है, संकर ओज। कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉस ब्रीड की बात करें। क्रॉस ब्रीड वो होती है जो अलग अलग नस्लों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। जैसे कि अपन देसी गाय, देसी काऊ का क्रॉस करवाते हैं एचएफ से, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, क्रॉस ब्रीडिंग हो गई। और इनसे प्राप्त जो संतति है वो क्रॉस ब्रीड कहलाती है। तो इसके अंदर जो क्रॉस ब्रीड उत्पन्न होती है, यहाँ पे क्रॉस ब्रीड जो होती है वो देसी गाय है उससे भी ज्यादा लक्षण उसमें उपस्थित होंगे, और एचएफ जो है उससे भी ज्यादा उपस्थित होंगे। तो इसका मतलब है कि ये
जो क्रॉसब्रीड संतति है इसके अंदर संकर ओज लक्षण उपस्थित है। इसके अंदर क्या है? संकर ओज लक्षण उपस्थित है। आप ऐसे समझो कि अगर कोई संतति अपने माता पिता से ज्यादा लक्षण लेके पैदा हुई है या उसके अंदर प्रोडक्शन की ज्यादा क्षमता है, अपने माता पिता से ज्यादा क्षमता है प्रोडक्शन की, तो इस लक्षण को क्या बोला जाता है? संकर ओज। क्या बोला जाता है इस लक्षण को? संकर ओज। या इसको अपन हेटेरोसिस भी कह सकते हैं। सबसे पहले हेटेरोसिस जो है वो स्कल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्कल नामक वैज्ञानिक ने 1910 में इस शब्द को सबसे पहले दिया था, हेटेरोसिस। सही है। ये जो संकर ओज की क्रिया पादपों के अंदर भी प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि दो पादपों से कोई बीज बनाए जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? अधिक प्रोडक्शन की क्षमता होती है, पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूल होते हैं, वो रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। वो सारे लक्षण अगर उसकी संतति में प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब है, तो वो जो लक्षण है संतति में ज्यादा प्राप्त होना, उस लक्षण को क्या कहा जाता है? उस लक्षण को संकर ओज बोला जाता है। एक आता है डोमिनेंट फैक्टर हाइपोथेसिस। एक शब्द आता है डोमिनेंट फैक्टर हाइपोथेसिस। फैक्टर हाइपो डोमिनेंट फैक्टर हाइपोथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब एक वैज्ञानिक था ब्रूस। एक वैज्ञानिक था ब्रूस। ब्रूस ने ये डोमिनेंट फैक्टर हाइपोथेसिस दिया था। हेटेरोसिस के लिए दिया था इसने, हेटेरोसिस के लिए। इसके अनुसार किसी भी प्राणी या पादप में उत्तमता उसमें उपस्थित जीन की संख्या पर आधारित होती है। इसने क्या कहा था कि किसी भी जीव के अंदर अगर जीन की संख्या ज्यादा होगी तो उस जीव के अंदर उतने ही ज्यादा लक्षण उपस्थित होंगे। सही है। ये चीज किसने बताई थी? ये चीज ब्रूस ने बताई थी, जिसने अपना एक सिद्धांत दिया था डोमिनेंट फैक्टर हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीव या पादप के अंदर अगर जितने ज्यादा जीन उपस्थित होंगे उसमें लक्षण भी उतने ही ज्यादा उपस्थित होंगे। तो ये हो गया डोमिनेंट फैक्टर हाइपोथेसिस। ये आपका कंप्लीट टॉपिक हुआ।